दुनिया लगभग दो धड़ों में बंटी हुई दिख रही है। दोनों तरफ से मिसाइलों आयर तोपों के गरजने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फोग ऑफ वार इतना घना है कि अब तक इस जंग में कितने लोगों की जान जा चुकी है इसका सही आंकड़ा भी नहीं पता चल पा रहा है। बात एटमी हमला तक भी हो चुकी है। दोनों में से कोई भी ना तो पीछे हटने का नाम ले रहा है तथा ना ही शांति वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दो देश आज इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? क्या इनका जो आज संबंध है वो पहले भी यही था या कुछ अलग था? हम बात कर रहे रूस आयर यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग की, जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। रूस यूक्रेन की कहानी जानने से पहले आप एक सवाल पर गौर फरमाइए। क्या आपके दिमाग में यह सवाल कभी कौंधा है कि दुनिया के सबसे बड़ों युद्धों का अखाड़ा यूरोप आयर, खासकर पूर्वी यूरोप ही क्यों रहा है? इस बात को समझना हो तो भू राजनीति के बड़े जानकार रहे हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर की बात को गौर सुनिए। मैकिंडर एक ब्रिटिश भूगोलवेता थे जिन्होंने भू राजनीति को अच्छे से समझाने के लिए 1904 में द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो भी देश पूर्वी यूरोप पर कब्जा करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पूर्वी यूरोप आयर वर्तमान मध्य एशिया के हिस्सों से मिलकर बने क्षेत्र को उन्होंने हार्टलैंड का दर्जा दिया था। इसी हार्टलैंड को उन्होंने दुनिया का धुरी क्षेत्र बताया था। इस सिद्धांत को मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। हार्टलैंड के अलावा मैकिंडर ने एक आयर टर्म दिया था। यह टर्म था वर्ल्ड आइलैंड। आयर इसमें शामिल था पूरा यूरोप, आयर एशिया। इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखकर मैकिंडर ने तीन अहम बातें बताई थीं। पहली बात थी कि जो देश पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण संभाल लेगा वो हार्टलैंड पर कब्जा करेगा। दूसरी बात, जो भी हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पर नियंत्रण करेगा। आखिरी आयर महत्वपूर्ण बात, जो वर्ल्ड आइलैंड पर नियंत्रण करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। मैकिंडर की बातें 1914 तक साबित हो गईं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मध्य व पूर्वी यूरोप ही इसका केंद्र था। इधर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई थी तथा शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। इसको भी मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी से जोड़कर देखा जाता है। रूस पूर्वी यूरोप पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करता चाहता था। आयर ना ही कभी उसकी पकड़ पूर्वी यूरोप पर कमजोर हो सकी। यही से जुड़ती है रूस आयर यूक्रेन की पूरी कहानी। जिस रूस की बात हम शुरू से कर रहे हैं, दरअसल वो 1991 तक की यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था। यूएसएसआर यूरोप व एशिया के कई देशों से मिलकर बना एक बड़ा राज्य था। इसमें रूस यूक्रेन के अलावा 13 सदस्य शामिल थे। यूक्रेन को मिलाकर इस यूनियन के लगभग सभी देश आए, पर रूस ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी। रूस किसी भी हालत में ईस्टर्न ब्लॉक को छोड़ना नहीं चाहता था, खासकर यूक्रेन को। इसकी वजह थी यहाँ के संसाधन, उद्योग व निप्पर जैसी नदियों की मदद से होने वाली खेती। आयर इससे भी अहम मकसद था यूक्रेन को एक ऐसे बफर स्टेट के तौर पर विकसित करना जो समाजवादी यूएसएसआर का सीधा सामना पूंजीवादी पश्चिमी देशों से कभी ना होने दे। मतलब किसी भी हाल में पश्चिमी देशी पूर्वी यूरोप में अपने पैर पसारने में कामयाब नहीं हो। 1991 तक आते आते यूएसएसआर टूटने की कगार पर आ गया था। रूस यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन वॉर आधुनिक इतिहास का सबसे जटिल और खतरनाक संघर्ष है, जिसने केवल इन दो देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे 3 दशकों से भी ज्यादा पुराना इतिहास छिपा है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। 1991 सोवियत संघ का विघटन। 1993 में सोवियत संघ यूएसएसआर टूट गया। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना जिसमें क्रीमिया और डोनबास जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। 2004 ऑरेंज क्रांति। यूक्रेन में चुनाव के दौरान धांधली के आरोप लगे। जनता ने रूस समर्थक उम्मीदवार विक्टर यानुकोविच के विरुद्ध प्रदर्शन किया। बाद में दोबारा चुनाव हुआ और पश्चिम समर्थक नेता विक्टर युशचेंको सत्ता में आए। यह रूस के लिए पहला झटका था क्योंकि यूक्रेन की जनता ने पश्चिमी मॉडल को चुना। 2010-2014 रूस समर्थक सरकार और यूरो मैदान आंदोलन। 2010 में विक्टर यानुकोविच फिर से राष्ट्रपति बने और रूस के करीब हो गए। लेकिन 2013 में जब उन्होंने ईयू समझौता रद्द किया तो यूक्रेन में भारी विरोध प्रदर्शन यूरोमेडन को आटमैटन मूवमेंट शुरू हुआ। 2014
2011 की शुरुआत में हिंसक संघर्षों के बाद यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। 2014 क्रीमिया पर रूस का कब्जा। फरवरी 2014 में रूस ने अचानक यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर सैन्य कार्रवाई कर दी। मार्च 2014 में एक विवादित जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को रूस में मिला लिया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किसी क्षेत्र पर पहला सीधा कब्जा था। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की। 2014-2021 डोनबास में संघर्ष। डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित विद्रोही सक्रिय हो गए। यूक्रेन सरकार और इन विद्रोहियों के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट्स के जरिए संघर्ष रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ये असफल रहीं। 2021 युद्ध की आहट। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए। रूस ने मांग की कि यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। पश्चिमी देशों ने इसे दबाव की रणनीति माना, लेकिन युद्ध की तैयारी चल रही थी। 24 फरवरी 2022 पूर्ण युद्ध की शुरुआत। रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन घोषित किया और कई दिशाओं से हमला कर दिया। शुरुआत में रूस ने राजधानी कीव तक कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी सेना और जनता ने भारी प्रतिरोध किया। रूस के प्रमुख हमले। उत्तर से कीव की ओर, पूर्व में डोनबास, दक्षिण में खेरसोन और मारियुपोल जैसे बंदरगाह शहर। युद्ध के प्रमुख मोड़। 2022, 2025, 2022 के अंत तक रूस खेरसोन से पीछे हट गया। मारियुपोल पर रूस का कब्जा हो गया, लेकिन भारी जनहानि हुई। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोपीय संघ, नेटो से सैन्य और आर्थिक सहायता मिलती रही। 2023-2044 युद्ध स्थायी रूप से जमीनी लड़ाई में बदल गया। कोई भी पक्ष निर्णायक जीत नहीं पा सका। रूस ने बार बार परमाणु हथियारों की धमकी दी। वैश्विक अनाज संकट और ऊर्जा संकट गहरा गया। 2050 तक वर्तमान स्थिति। रूस ने डोनबास के कुछ हिस्सों पर कब्जा बनाए रखा है। यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन सैन्य समर्थन लगातार मिल रहा है। लाखों लोगों की मौत, विस्थापन और आर्थिक तबाही। युद्ध के वैश्विक प्रभाव। तेल और गैस की कीमतों में उछाल। अनाज संकट। यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातकों में है। यूरोप का सैन्यकरण। जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन की नीति में बड़ा बदलाव। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण। अमेरिका बनाम चीन रूस खेमे में बंटती दुनिया।